हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है प्रशांत कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल। और जो आज ये वीडियो है दिस अबाउट इकोनॉमिक्स, और हम इकोनॉमिक्स की कंप्लीट सीरीज लाने वाले हैं। सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, आपकी एग्जाम से पहले एक महीना एग्जाम में बचा हुआ है, हम कंप्लीट जीएस का रिवीजन करवाने वाले हैं। सो स्टे कनेक्टेड, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो की लेंथ छोटी रखनी है। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज मी, ये मेरे दिल की आवाज़ है, पढ़ना है इसको आप। ओके चलो आगे चलते हैं, लेट्स मूव अहेड। ओके, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? तो बहुत सारे लोगों के लिए इकोनॉमिक की डेफिनेशन है स्टॉक्स, स्टॉक्स आते हैं उनको बस कि ये है इकोनॉमिक्स। बट इकोनॉमिक्स होता क्या है, आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना एग्जाम के अंदर। ये जो डेफिनेशन मैंने आपके सामने रखी है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में एक वर्ड यूज होता है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी। ओके, कोई चीज जो आपके पास लिमिटेड या फिर कम अमाउंट में प्रेजेंट हो। तो ये डेफिनेशन आप एक साथ पढ़ सकते हो, बट मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन देता हूँ। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जो आपके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज हो, और उन लैक ऑफ रिसोर्सेज में आपको अनलिमिटेड वांट्स हो, या फिर इन रिसोर्सेज से ज्यादा वांट्स हो, तो आप कैसे इस कार्य को करोगे, कैसे आप मैनेजमेंट करोगे रिसोर्सेज का, इसको कहते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट की बात करो, ईयरली बजट फिक्स्ड है, फिक्स बजट आता है, ठीक है। लेकिन इंडिया क्या क्या डेवलपमेंट करना चाहता है, हमारा बस चले, हम कल ही डेवलप्ड कंट्री बन जाए। सपने बहुत बड़े हैं पर रिसोर्सेज लिमिटेड है। इन रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे करें, यूज कैसे करें, इसको कहते हैं आर्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, और साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक्स कितने तरीके की होती है। एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल। तो स्मॉल लेवल की इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स डिपेंड करती है या फिर किससे रिलेटेड होती है, अ पर्सन और अ फैमिली। एक फैमिली या एक पर्सन कैसे अपने इकोनॉमी जो है, अपने इकोनॉमिक्स है उसको उसका मैनेजमेंट करता है, रिसोर्सेज कैसे डिवाइड करता है, कैसे सब कुछ कंडक्ट करता है, ये सब कुछ। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ लार्ज स्केल इकोनॉमिक्स जो डील करता है किससे? मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है, मान लो ग्रुप ऑफ पीपल, कॉलोनी हो गया, आपका एक सिटी हो गया, आपका स्टेट हो गया, इसके ऊपर जाएंगे तो कंट्री हो गई। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ढेर सारा, बहुत मास स्केल पे लोग कनेक्टेड हैं इसके। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइप ऑफ इकोनॉमीज, यहाँ पर आप थोड़ा सा मेरे साथ रहना, मुझे लूज कर दो तो 5-10 सेकंड पीछे जाना और फिर से दोबारा से सुनना, आपको समझ में आएगा। देखो, इकोनॉमीज का बंटवारा, किसी देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, इसका बंटवारा मैं सिर्फ इस 3 मेथड से डिसाइड करता हूँ कि वहां क्या प्रोड्यूस करना है, क्या उगाना है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, और किसके लिए बनाना है, ये कौन डिसाइड कर रहा है। ठीक है, समझे कि उस देश के अंदर क्या बनेगा, किसके लिए बनेगा और कैसे बनेगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है। लाइक अगर इस देश में, किसी भी देश में, ये तीनों चीज गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, तो वो कंट्री कैसी है, वो सोशलिस्ट या फिर एक कम्युनिस्ट कंट्री है। तो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट कंट्री की खासियत पता चल गई कि वहां गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। किसके लिए? सारी फैक्ट्री, सारी कंपनीज अगर गवर्नमेंट के अंडर आ जाएंगी तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कितना उगाना है, कितना बनाना है, किसके लिए, कब, कैसे, क्या होगा। तभी तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अगर सारी कंपनीज उसके अंडर में आ गई तो गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस अगर बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, तो हम इस इकोनॉमी को कहते हैं सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट। अगर ये तीनों चीजें डिसाइड करें वो कंपनी खुद, जिसमें सारा सामान बनना है, कंपनी को कोई परेशान ना करे, कंपनी अपनी मर्जी से काम करे, तो हम इस इकोनॉमी को कहते हैं कैपिटलिस्ट। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसमें कंपनी सरकारी नहीं होगी, सरकार का कंपनी में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। सरकार कंपनी से नहीं बोलेगी कि तुम्हें इन लोगों के लिए चीजें बनानी है, नहीं, कंपनी की जो मर्जी, वो जितना बनाए, जैसे बनाए, जिसके लिए बनाए, जैसे बेचे, जितने प्राइस पे बेचे, ये मर्जी है कंपनी की। एग्जाम्पल दें, जैसे कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट का एग्जाम्पल है रशिया, क्यूबा। कंपनी अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इसकी बात करूं तो इंडिया, वर्ल्ड की मेजर जो कंट्रीज हैं वो कैपिटलिस्ट हैं, लाइक अमेरिका, ब्रिटेन। ठीक है, एक तीसरी तरीके की इकोनॉमी भी होती है जिसमें आपकी जो कंपनीज हैं और गवर्नमेंट मिलजुल कर काम करती है। ना गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती है, ना कंपनी बहुत ज्यादा इस फ्रीडम का फायदा उठाती है। ठीक है, ना गवर्नमेंट पूरी तरीके से एब्सेंट है, ना पूरी तरीके से प्रेजेंट, गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा प्रेजेंस बना के रखी हुई है। इसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें दोनों लोग मिलकर डिसाइड करते हैं क्या बनेगा, किसके लिए बनेगा और कितना बनेगा। इसका मिक्स इकोनॉमी का आइडिया दुनिया को किसने दिया? मिक्स इकोनॉमी का आइडिया दुनिया को देने वाला है इंडिया। इंडिया ने मिक्स इकोनॉमी का आइडिया दुनिया को दिया। ठीक है, कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट इकोनॉमी का आइडिया किसने दिया? कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का आइडिया दुनिया को किसने दिया? एडम स्मिथ।
एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या फादर ऑफ कैपिटल इकोनॉमिक्स इकोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ इकोनॉमी और फादर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दोनों कहा जाता है एडम स्मिथ को। कार्ल मार्क्स को कहा जाता है फादर ऑफ कम्युनिस्ट इकोनॉमी और फादर ऑफ कम्युनिस्ट इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का फादर कौन है? इंडिया। इंडिया ने दुनिया को आइडिया दिया, पायनियरिंग आइडिया दिया, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे चलते हैं। इंडियाज इकोनॉमिक सेक्टर, इंडिया के इकोनॉमिक सेक्टर कौन कौन से? पहली चीज, अगर हम इनको नेचर के बेस पे डिवाइड करें, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें रिसोर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे एक रिसोर्स क्या है, मान लिया कोयला, कोल। कोल का प्रोडक्शन जो कर रहा है वो प्राइमरी सेक्टर है। मिल्क, रिसोर्स का प्रोडक्शन, मिल्क एक रिसोर्स है, एक साधन है, उसका प्रोडक्शन डेयरी कर रही है, तो वो भी एक कैसा प्राइमरी ये है आपका सेक्टर, ठीक है। इसके अलावा और बात करें एग्रीकल्चर, आपको ब्रेड खाना है, पर ब्रेड के लिए बेसिक रिसोर्स क्या है? गेहूं। कौन उगा रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर। तो जहां से बेसिक रिसोर्स निकल रहा है या जो भी कंपनीज उसको निकाल रही हैं या फिर जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, वो सारे किसमें इन्वॉल्व है? प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर क्या है? सेकेंडरी सेक्टर का काम है मैन्युफैक्चरिंग का। ये जो रिसोर्स बन गए हैं, इन रिसोर्सेज को मैन्युफैक्चर करना, कन्वर्ट करना ऐसी फॉर्म में कि आपका इस्तेमाल आ सके। जैसे कोयला आ गया, कोई नहीं, इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए कोई ना कोई कंपनी होगी, है ना, वो है ये सेकेंडरी सेक्टर। इस मिल्क को आपके घर तक पैक करके लाने वाली अमूल एक सेकेंडरी सेक्टर की कंपनी है। एग्रीकल्चर में गेहूं लेकर उसका ब्रेड बना के आपके घर तक लाने वाली एक कंपनी जो होगी वो सेकेंडरी सेक्टर में। रिसोर्स प्रोड्यूस करना किसका काम है? प्राइमरी सेक्टर का। उन रिसोर्सेज को कन्वर्ट करके यूज करने लायक आप तक पहुंचाने का काम किसका है? सेकेंडरी सेक्टर का। अब टर्शियरी सेक्टर की बात करते हैं। अब देखो एक चीज बताओ, ये जो गेहूं है ये फैक्ट्री तक ऐसे थोड़ी ना पहुंच गया होगा, कोई ना कोई ट्रक ड्राइवर लेकर गया होगा, है ना, कोई ना कोई वॉचमैन उस फैक्ट्री के बाहर खड़ा होगा। तो जो लोग इन कंपनीज में, इन सेकेंडरी सेक्टर की कंपनीज में अपनी सर्विस दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहां पे एम्प्लॉइज हैं, उनको क्या कहा जाएगा? उनको कहा जाएगा टर्शियरी सेक्टर। ऐसे लोग जो सर्विस देते हैं, वो ना फैक्ट्री ऑन कर रहे हैं ना वो रिसोर्स निकाल रहे हैं, वो बस सेकेंडरी सेक्टर में अपना योगदान दे रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? कल को आप भी कहीं जाके जॉब करोगे, क्या कहा जाएगा? कि आप टर्शियरी सेक्टर में। अब ये दो और नए फील्ड्स आए हैं जिनके बारे में सीडीएस एनडीए सवाल पूछता है। टर्शियरी सेक्टर का ही पार्ट है। क्वाटरनरी सेक्टर क्या होता है? ये वो सेक्टर है जिसमें एजुकेटेड लोग काम करते हैं। आपकी एजुकेशन या आपकी स्किल का यूज हो, ऐसी जगह को कहते हैं क्वाटरनरी सेक्टर। जैसे गार्ड की जॉब क्या है? गेट के बाहर खड़ा रहना। कोई स्किल या एजुकेशन यूज हुई? नहीं, तो क्वाटरनरी सेक्टर में नहीं आता गार्ड। क्वाटरनरी सेक्टर में कौन आएगा? पाइथन, जिसको पाइथन आती है, जावा आता है, या कोई दूसरी स्किल आती है, आपके पास कोई ट्रेनिंग है किसी ना किसी स्पेसिफाइड चीज की। जैसे अगर मैं बोलूं आई एम अ टीचर, आई हैव अ स्किल टू टीच, तो मेरा सेक्टर क्या है? क्वाटरनरी सेक्टर। ठीक है, समझ में आया। एक आखिरी सेक्टर आया क्वीनरी सेक्टर। क्वीनरी सेक्टर क्या है? टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव लोग, किसी कंपनी का सीईओ, एमडी, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी में लोग बैठे हुए हैं, इनको कहते हैं क्वीनरी। क्वीनरी समझ में आया? जो लोग डिसीजन मेकिंग या गुड पोस्ट पे जाकर बैठे हुए हैं, इन लोगों को कहा जाता है क्वीनरी सेक्टर। इंडिया में वर्क कंडीशन के बेसिस पे दो सेक्टर्स है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या है? जो कि गवर्नमेंट, जिसमें अच्छे से गवर्नमेंट ने इसको आइडेंटिफाई किया हुआ है, ठीक है, और इसको ट्रैक करना आसान है। जैसे अगर मैं बोलूं मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है, मुझे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, साल भर में अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को दिखाऊंगा, गवर्नमेंट के पास मेरा पूरा डाटा है, फाइन, आई एम ऑर्गेनाइज सेक्टर। मैं सड़क किनारे खड़ा होके भाई साहब बूट पॉलिश करने लग जाऊं, सरकार को क्या पता मैं कितने कर रहा हूँ, क्या बूट पॉलिश में, कोई पर्ची भी नहीं दे रहा लोगों को मेरी इनकम का, किसी को, ये गोलगप्पे वाले की दुकान है सड़क किनारे, कौन है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऐसे लोग जिनको गवर्नमेंट ट्रैक नहीं कर सकती, गवर्नमेंट के बेसिस पे, गवर्नमेंट के लिए ट्रैक करना मुश्किल है, ऑन द बेसिस ऑफ एसेट ओनरशिप। क्या होती है? एक होती है पब्लिक और एक होती है प्राइवेट। पब्लिक प्राइवेट। पब्लिक क्या है? ऐसी कंपनी जिन्हें गवर्नमेंट ओन करती है। एग्जांपल दो जरा, ओएनजीसी, ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसके अलावा बीएसएनएल, ये कंपनी। प्राइवेट तुम्हारी जियो हो गई, तुम्हारी अडानी हो गई, ठीक है, टाटा हो गई, ये सारी की सारी कौन सी? प्राइवेट कंपनीज, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट। चलो आगे चलते हैं। टाइप ऑफ पॉवर्टी, ये देखो, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम और मैं बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। गरीबी हम लोग के अंदर तक घुस चुकी है। एक जो एस्पिरेंट होता है वो गरीब ही होता है। लाइक फ्रेंड, वाओ यू गॉट थिनर, व्हाट्स योर डाइट? पॉवर्टी। हर एक एस्पिरेंट यार ऐसा ही हो जाता है, हॉस्टल लाइफ की याद आ जाती है इससे। चलो, टाइप ऑफ पॉवर्टी, कितने तरह की पॉवर्टी होती है? दो तरीके की, एक रिलेटिव, एक एब्सोल्यूट। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब क्या है? रिलेटिव
किसी से कंपेयर करना। रिलेटिव पॉवर्टी मतलब किसी के कंपैरिजन में, जैसे कि बात करें पॉवर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन विद अदर पर्सन, अगर तुम और मैं कंपेयर करें तो हम दोनों में से एक के पास ज्यादा पैसा होगा, एक के पास कम, शॉर्ट, चाहे 1 रुपया ही कम ज्यादा हो, जिसके पास भी कम निकला वो दूसरे के कंपैरिजन में गरीब है। ठीक है, मान लो मैं तुमसे गरीब हूँ, किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर करने लगूं, उससे ज्यादा मेरे पास पैसे हैं, अब वो गरीब है। ठीक है, एक दूसरे से कंपेयर करने पर जो पैसे कम ज्यादा निकले तो जो गरीब डिसाइड हो जाता है उसको कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। बात करते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी की। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है कि गवर्नमेंट ने कुछ स्टैंडर्ड सेट करे हुए हैं, अगर मैं इन स्टैंडर्ड्स पे खरा उतरता हूं तो मुझे गरीब घोषित कर दिया जाएगा। जैसे इस एब्सोल्यूट पॉवर्टी की डेफिनेशन भी है, ऐसी पॉवर्टी की कंडीशन जिसमें आप अपनी बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या बेसिक नेसेसिटीज को अफोर्ड नहीं कर सकते। बेसिक नेसेसिटीज का मतलब क्या है, आप अपना होम, अपना फूड, अपनी सैनिटेशन, साफ सफाई, आप फ्रेश वाटर, सेफ वाटर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा कुछ भी जो बेसिक बेसिक सुविधाएं, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप इनके लिए भी आपके पास पैसे नहीं है तो आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आएंगे। आगे चलते हैं, कैलकुलेशन ऑफ पॉवर्टी। इंडिया में जो पॉवर्टी है उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? देखो दो तरीके हैं। पहली चीज, आज के टाइम पे जो मेथड यूज होता है, पहली चीज तो सबसे पहले पॉवर्टी का कैलकुलेशन सबसे पहले कहाँ हुआ? पहले क्या हुआ था, ये अंग्रेजों के टाइम का मेथड है। जेल कॉस्ट देखी जाती थी कि जो कैदी जेल में रहते हैं उनके ऊपर कितना खर्चा होता है। इस बेसिस पे एक दिन पे अगर कैदी के ऊपर 10 रुपए खर्चा हो रहा है तो क्या डिक्लेयर कर दिया जाता था कि जो 10 रुपए से कम कमा रहा है वो गरीब है, ज्यादा कमा रहा है वो ठीक है। ठीक है, 3/4 पॉवर्टी लाइन वाज 3/4 ऑफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग पर्सन इन जेल। ये तुम्हारे लिए काम की नहीं है। याद रखना, इंडिया में सबसे पहले, ठीक है, सेंसस नहीं बोलेंगे, बट लोगों की इनकम नापने वाले, ठीक है, इनकम का आइडिया लगाने वाले कि लोगों की मंथली इनकम क्या है, पर्सनल इनकम क्या है, इसको काउंट करने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी। याद रखना, अनसाइंटिफिक मेथड से चाहे इन्होंने कैलकुलेट करा हो, पर इंडिया में पहली बार इन्होंने कैलकुलेट किया था। लेकिन साइंटिफिक मेथड से फिर किसने कैलकुलेट किया? चलो एक्स्ट्रा नॉलेज ले लो, कौन है? यह प्रोफेसर वी के वी राव, इन्होंने कैलकुलेट किया था साइंटिफिक फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, इसके बाद बहुत अच्छे मॉडल, बहुत अच्छी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी यूज करके सबसे पहले किसने कैलकुलेट करा? ठीक है, इसके लिए नोबेल मिला हुआ है, कौन है? दो इंडियन है, सॉरी एक इंडियन है एक पाकिस्तानी है। इंडियन है अमर्त्य सेन, ठीक है, पाकिस्तानी कौन है इनके साथ? इसका नाम आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आज के टाइम पे करंट मेथड क्या है? इसमें है क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, दो तरीके से इसको आप कैलकुलेट करते हो। एक कि वो बंदा कितनी कैलोरी कंज्यूम कर रहा है दिन भर में, कि अगर कोई बंदा, गवर्नमेंट ने फिक्स कैलोरी का स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, इतनी कैलोरी अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो आप गरीब नहीं हो। दूसरा क्या है, पॉवर्टी लाइन बनाई हुई है। ठीक है, एक पॉवर्टी लाइन है कि अगर आप इससे नीचे आते हो तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन गरीब हो, और आप इससे ऊपर हो तो आप अपर पॉवर्टी लाइन हो, अमीर हो। पॉवर्टी लाइन क्या कहती है कि अगर आप रूरल गांव वाले इलाके में रहते हैं और 818 रुपया महीना कमाते हैं तो आप भाई साहब अमीर हैं, और शहर में 1000 रुपये महीना कमाते हैं तो आप अमीर हैं। सरकार की ये डेफिनेशन है। ठीक है, ये इंडियन गवर्नमेंट इसको यूज करती है। पहली चीज, अब इधर आते हैं, चलो इधर देखते हैं। पॉवर्टी एस्टिमेशन। पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ इनकम और कंजम्पशन लेवल। ठीक है, ये इनकम और ये कंजम्पशन, ठीक है, दो स्टैंडर्ड देख लिया हमने। by the data calculated and evaluated by committees like, हर एक कमेटी, गरीबी को नापने के लिए भारत में ढेर सारी कमेटी बनी है। जैसे इनमें से एक कमेटी है तेंदुलकर कमेटी, एक कमेटी है सी रंगराजन कमेटी। इनके बारे में आप अलग से पढ़ लेना, ठीक है, ज्यादा वैसे पूछा नहीं जाता है बट स्टिल एक बार को देख लेना। वर्ल्ड बैंक ने भी पॉवर्टी को नापने की और ट्रिक भी दी है, मेथड भी दिया है और डेफिनेशन भी दिया है। इंडिया में पॉवर्टी का जो डाटा है इसको कैलकुलेट कलेक्ट कौन करता है? एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और लेकिन इस डाटा को पब्लिश करता है नीति आयोग। ठीक है, याद रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, लॉरेंस कर्व एंड गिनी कोएफिशिएंट। ठीक है, लॉरेंस कर्व और गिनी कोएफिशिएंट से हम क्या नापते हैं? हम नापते हैं लोगों की इनकम में डिफरेंस। बहुत ज्यादा डिफरेंस है दुनिया में लोगों की इनकम में। जैसे मैं बात करूं, मेरी कुछ इनकम है, भाई मेरी इनकम यहाँ है तो मुकेश अंबानी की इनकम यहाँ पर है। ठीक है, और दुनिया में उससे भी अमीर लोग बैठे हुए हैं। इनकम में डिस्पैरिटी है, डिस्पैरिटी कहते हैं अंतर को, इनकम में अंतर है। यही काम कैलकुलेट करने का काम करता है लॉरेंस कर्व और गिनी कोएफिशिएंट। गिनी कोएफिशिएंट एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, लॉरेंस कर्व एक ग्राफ होता है। जैसे तुम्हारी आंखों के सामने एक ग्राफ है, यहाँ है, यहाँ क्या है, ये
यहाँ मान लो परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड, घर मान लो, घर परिवार, और ये क्या है, इसको मान लो आप इनकम, ठीक है, इनकम या वेल्थ, पैसा मान लो, ठीक है। मैं कहूँ इंडिया में होना क्या चाहिए था, 10% पॉपुलेशन के बाद, 10% हाउस होल्ड के बाद इंडिया का 10% पैसा है, 20% पॉपुलेशन के पास 20% पैसा है, तो ये लाइन कुछ ऐसी आती, अगर मैं डॉट लगाना चालू करूं तो ये लाइन, एक डॉट यहाँ आता है, एक डॉट, तो ये एक परफेक्ट ऐसी लाइन बन जाती है, इसको कहते हैं परफेक्ट इक्वालिटी लाइन, ठीक है। लेकिन क्या है भाई साहब कंडीशन इंडिया में, 50% पॉपुलेशन के पास मतलब 10%, मात्र 10% पैसा है, 80% पॉपुलेशन के पास मात्र 20% पैसा है, ठीक है, क्योंकि कुछ सुपर रिच लोग हैं, 1% 2% लोग जिनके पास इंडिया का 80% पैसा है। तो ये जो है, इससे लाइन बन जाती है कुछ ऐसी, ये जो नीचे वाली लाइन है इसको कहते हैं लॉरेंस कर्व। तो लॉरेंस कर्व क्या बता रहा है, लॉरेंस कर्व आपको अंतर बता रहा है, इनकम की डिस्पैरिटी, कितनी इनकम होनी चाहिए थी, अच्छी इनकम क्या है, और अंतर इनके बीच में क्या है। तो लॉरेंस कर्व क्या बताता है, इनकम डिस्पैरिटी, इनकम डिस्पैरिटी, ठीक है। और गिनी कोएफिशिएंट क्या है, इसी लॉरेंस कर्व की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो गिनी कोएफिशिएंट है, ये भी इनकम डिस्पैरिटी बनाता है। जैसे मैं इस सेमी सर्कल को कहूं एरिया ए, और इस ट्राइंगल इस रीजन को कहूं एरिया बी, इस वाले को, इसके नीचे ये जो एरिया है इसको कहूं एरिया बी, ठीक है। तो गिनी कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है, ए सेमी सर्कल अपॉन बी अपॉन ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी मतलब दिस ट्राइंगल, ठीक है। तो गिनी कोएफिशिएंट क्या कह रहा है, ए अपॉन ए प्लस बी, ठीक है, ये गिनी कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है। गिनी कोएफिशिएंट हमें कैलकुलेट करके क्या बताएगा, अगर गिनी कोएफिशिएंट ये है, ये जो तुम लाइन देख रहे हो मस्त गिनी कोएफिशिएंट की लाइन इस तरीके से ये जा रही है यहीं पे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है परफेक्ट इनकम है लोगों की, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कोई भी डिस्पैरिटी नहीं है, सबके पास बराबर बराबर पैसे, ठीक है, 10% पॉपुलेशन के पास 10% पैसा है, 100% पॉपुलेशन के पास 100% पैसा, ठीक है। इसके बाद यह है परफेक्ट इक्वालिटी, इसके बाद अनइक्वल, यहाँ थोड़ा सा अंतर आया, ठीक है, थोड़ा सा अंतर, तो इससे क्या देखने को मिल रहा है कि नहीं थोड़ा सा अंतर है, लोगों के पास पैसे का भेदभाव है, किसी के पास ज्यादा है किसी के पास कम, ये क्या दिख रहा है, मोर अनइक्वालिटी, बहुत ज्यादा। टोटल इनइक्वालिटी कब होगी, जब लॉरेंस कर्व की लाइन ये होनी चाहिए थी लेकिन बन जाए ये ट्राइंगल, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि देश में परफेक्ट इनइक्वालिटी है और मात्र 1% लोगों के पास सारा का सारा पैसा है और 99% भूखे मर रहे हैं, ये मतलब है इसका गिनी कोएफिशिएंट। तो गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या हो सकती है, गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू यहाँ अगर इसकी बात करो तो इस कंडीशन में 0 होगी और इस कंडीशन में गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 होगी। तो गिनी कोएफिशिएंट की लोएस्ट वैल्यू 0 हो सकती है, हाईएस्ट वैल्यू 1 हो सकती है, इसी के बीच का डाटा निकलता है, न्यूमेरिकल डाटा निकलता है गिनी कोएफिशिएंट। पता चल गया 0 और 1 के बीच की वैल्यू होती है गिनी कोएफिशिएंट की। आगे चलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी अपना वाला टॉपिक है यार, बेरोजगारी। चलो मस्त बंटी भाई, चलो आगे चलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है अगर कोई इंडिविजुअल काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा तो वो अनएम्प्लॉयड है। या फिर इसकी साइंटिफिक इंडिया में डेफिनेशन क्या है, अगर कोई इंसान दिन में 5 घंटे से कम काम कर रहा है या साल में 365 में से 365 में से 273 डेज से कम काम करता है तो वो बंदा अनएम्प्लॉयड है, याद रहेगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट दो तरीके का होता है, एक होता है वॉलंटरी, कि मैं खुद जानबूझ के काम नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं है, क्यों, कि मान लो किसी इंसान के पास इतनी एजुकेशन है, उसने बीटेक कर ली, वो जॉब कर सकता है, वो नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि उसे अब एमटेक करनी है, हायर एजुकेशन के लिए मैंने जॉब छोड़ दी, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है इसलिए मैं जॉब नहीं करना चाहता, कोई भी वॉलंटरली मेरा मन है मैं जॉब नहीं करना चाहता, इनवॉलंटरी कि मेरी जो एजुकेशन है ना उसके बेसिस से मुझे जॉब मिल ही नहीं रही, मैं तो करना चाहता हूँ वैसा, मुझे जॉब मिल ही नहीं रही है, इनवॉलंटरी, ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं, चलो ये लास्ट स्लाइड है आज की। टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ से एक सवाल आएगा ही आएगा, स्टैंप लगवा के, स्टैंप लगा दूं भाई साहब, आएगा एक सवाल। चलो आगे चलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप क्या है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई कि अगर एक एरिया में, एक लार्ज एरिया में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयड लोग रहें तो उसको कहते हैं अनएम्प्लॉय, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा कैसे हो सकता है, जैसा अगर देखें बिहार की जो लेबर है वो पूरी इंडिया में काम करने के लिए जाती है, क्यों, क्योंकि बिहार में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की
अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कोई बड़ी कंपनी नहीं है, कुछ नहीं है। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, लोगों को अपने गांव शहर छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। इसको कहते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। मजबूरी है साहब, मेरे को मेरा घर छोड़ना पड़ेगा, शहर छोड़ना पड़ेगा। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है, लार्ज एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जो सीजनल आता है, साल में 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए मैं अनएम्प्लॉयड हो जाता हूँ, मेरे पास जॉब नहीं रहती, बाकी साल में काम करता हूँ। जैसे आइसक्रीम फैक्ट्री सर्दियों में चलती है, गर्मियों में बंद, ठीक है। हाउस मेकिंग, हाउस मेकिंग से मतलब ये नहीं है कि घर सजाना, ठीक है। ब्रिक लेयर्स जो होते हैं, जो तुम्हारे घर की जो घर बनाते हैं यार, आजकल मीम भी चल रहा है, बल्दे भाई सब बल, ठीक है। हाउस मेकिंग जो घर बनाते हैं, अब क्या बरसात में घर नहीं बनते, तो ये लोग बेरोजगार हो गए उस टाइम पे, ठीक है। हार्वेस्टिंग, फार्मर्स, हार्वेस्टिंग वाला सीजन, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई फसल बो दी, बोने के बाद एक आदमी उसमें पानी लगाएगा। मान लो हार्वेस्टिंग के टाइम पे 10 लोग आए थे, 10 लोगों ने फसल बोने में मदद करी। अब 9 लोग तो अनएम्प्लॉय हो गए, क्यों? क्योंकि भाई कोई काम ही नहीं है, फसल में पानी एक आदमी लगा देगा। अब इनको एम्प्लॉयमेंट कब मिलेगा? जब फसल कटने का टाइम आएगा, फिर ये 10 मिलकर काम करेंगे, तब तक 9 अनएम्प्लॉयड रहेंगे। याद रहेगा। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि रिसेशन आ गया है, ठीक है, मंदी आ गई है, इसलिए आपको अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। फ्रिक्शनल अभी बात करेंगे इसके बारे में। अब बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल एंड टेक्निकल। इसका मतलब क्या है? टेक्नोलॉजिकल, लो टेक्नो, LOGICAL, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई है, इस वजह से आपकी नौकरी चली जाएगी। जैसे इंडिया में अब चैट जीपीटी आ गया है, जिसकी वजह से, जीपीटी है ना, हाँ चैट जीपीटी, ये आ गया है। इसकी वजह से क्या होगा? बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाएंगी। तो टेक्नोलॉजी में कुछ एडवांसमेंट हो गया, इसकी वजह से क्या हुआ? आपकी जॉब चली गई। तो इससे हमें पता चलता है क्या कि टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? या तो स्ट्रक्चर में बदलाव हो गया है, या टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होगी, इस वजह से क्या होगा कि आपकी जॉब चली जाएगी। डिसगाइज्ड और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या होता है? ये मेनली हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है। जैसे आजकल बहुत एडवांस चीजें आ गई हैं, बहुत एडवांस है तुम्हारे पास, मान लो ट्रैक्टर्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो होगा क्या एग्रीकल्चर में? एक खेत में मान लो 5 लोगों की जरूरत होती है हद से, 2 या 3 की होती है रियलिटी में, चलो मान लो 5 की जरूरत है। लेकिन हार्वेस्टिंग और सोइंग के सीजन में, फसल बोने और काटने के सीजन में, वहां 15-20 लोग काम कर रहे हैं। इतनों की जरूरत नहीं है, पर फिर भी काम कर रहे हैं। क्यों? ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, इन लोगों को भी नहीं पता है अनएम्प्लॉयड है। क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि बस आ गए खेत में, काम कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा, ये अलग चीज है। लेकिन जरूरत वहां कम की थी, फिर भी ज्यादा काम कर रहे हैं। इसको कहते हैं डिसगाइज्ड या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? मान लो आप जॉब चेंज कर रहे हो, ठीक है। मान लो मैं जॉब छोड़ देता हूँ और मैं दूसरी जॉब ज्वाइन करना चाहता हूँ। बीच में क्या हुआ? मान लो मैंने, आज महीना चल रहा है जुलाई, जुलाई के महीने में मैंने जॉब, सॉरी अगस्त हो गया भाई ये तो, अगस्त के महीने में मैंने जॉब छोड़ दी और मुझे जॉब मिली अक्टूबर के महीने में। इस बीच में अनएम्प्लॉयड रहा, बिल्कुल, है ना। इसी को कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। दैट्स इट, हमने 23 मिनट में पॉलिटी का पार्ट 1 कवर कर लिया। आपके 2 क्वेश्चंस यहाँ से जरूर आएंगे। चलो मजे करो, हैव अ नाइस डे अहेड, एंड शेयर करो दोस्तों के साथ, इसको सब्सक्राइब करो। मिलते रहेंगे आगे वीडियो में।